मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं और मैं दलित हूं। लेकिन अगर मेरी मानो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है और तुम सिर्फ देश पर बोझ हो और कुछ नहीं। ये जो लोग आज चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हम तो सुपीरियर हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमारी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। जिस सरनेम पर तुम लोगों को इतना गर्व है, आखिर वो आया कहां से और क्या तुम उसको होल्ड करने लायक हो भी या फिर नहीं? अगर नहीं पता तो तुम एकदम सही वीडियो पर आए हो और तुम ये भी समझ जाओगे कि जो तुम्हें जातियों के नाम पर आपस में लड़ते हो, तुम लड़ नहीं रहे, तुम्हें लड़वाया जा रहा है। आज जिस सरनेम को तुम अपनी आइडेंटिटी मानते हो, अगर पुराने समय में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सरनेम नाम की कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। पुराने समय के लोगों की पहचान उनके काम, वो कहाँ रहते हैं उस जगह से, या उनके गुरु किस वंश से थे, इससे होती थी। जैसे कि जोशी उन लोगों को कहा जाता था जिनके पास ज्योतिषी का ज्ञान होता था, कुम्हार मिट्टी का काम करने वाले, लोहार लोहे का काम करने वाले, पटेल विलेज के हेड या फिर लैंड मैनेजर को कहा जाता था। और अगर हम इसी चीज को आज के टाइम पर कंपेयर करें तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, एडवोकेट ये सब सेम ही है। मतलब सिंपल था, जो काम तुम करते हो तुम्हें उस चीज से रिलेटेड टाइटल दिया जाता था। और ऐसे ही आज हम कास्ट सिस्टम को भी बाय बर्थ जोड़ते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल कंसेप्ट क्या था? अगर कभी भगवत गीता खुद से खोलकर पढ़ी हो तो उसमें साफ साफ श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं होती। एक इंसान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है या नहीं वो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कर्म रिलेटेड है प्रोफेशन से। और हमें 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो लोग होते थे जिनके पास ज्ञान था, वो उस ज्ञान को दूसरों में बांटते और शिक्षा देते। क्षत्रिय वो लोग जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और वो राज्य संभालते थे। और ऐसे ही वैश्य उन लोगों को कहा जाता था जो कि ट्रेड और बिजनेसेस को हैंडल करते थे। और शूद्र वो लोग जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और अपने स्किल्स को सेल करते थे। और इसमें कोई हायरार्की नहीं थी, ये एक फंक्शनल डिवीजन ऑफ वर्क था। लेकिन फिर भी ऐसे ही कोई डायरेक्ट ब्राह्मण थोड़ी बन जाएगा। बिल्कुल सही, पुराने टाइम में गुरुकुल्स होते थे जहां सारे बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, सबको एक साथ एजुकेशन मिलती थी, कोई भी जन्म से किसी एक वर्ण का नहीं होता था और बच्चे अपनी एबिलिटी के हिसाब से ग्रो करते थे। हर एक बच्चे को सब कुछ सिखाया जाता था, चाहे वो वेदों की शिक्षा हो या फिर अस्त्र शस्त्र। और जब बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट होती तो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपना काम चुनते। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती थी वो कम होने लगी और लोग अपने बच्चों को वही काम सिखाने लगे जो वो खुद किया करते थे। और इसी तरह सोसाइटी ने इसे फिक्स्ड आइडेंटिटी बना दिया और यहीं से शुरू हुई असली प्रॉब्लम। वर्ण धीरे धीरे जातियों में बदलने लगे, लोगों ने खुद के क्राइटेरिया सेट कर दिए, फ्लेक्सिबिलिटी एकदम खत्म हो गई और हमारे देश की वर्ण व्यवस्था एक सोशल डिवीजन का टूल बन गई। लोगों ने अपने हिसाब से अपने सिस्टम डेवलप कर लिए थे। जो अपने आप को ऊंची जात का मानते थे उन्होंने अपने आप को सुपीरियर का टाइटल दे दिया और जिनको पिछड़ा माना जाता था वो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को पिछड़ा ही समझते थे और खुद ही ऊंची जात वालों से दूर रहने लगे। और समय के साथ साथ ये चीज हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बनती चली गई। और फिर भारत में होती है ब्रिटिशर्स की एंट्री। उनका मोटिव सिंपल था, भारत को एक कॉलोनी बनाना और यहाँ से जितने प्रॉफिट्स अपने देश ले जा सको उतना करना। लेकिन ये करने के लिए पहले उन्हें हमारी सोसाइटी पर कंट्रोल चाहिए था। तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी, इंडियंस ऑलरेडी डिवाइडेड थे। और फिर उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। पूरे देश में एक सेंसस करवाया गया जिसके अकॉर्डिंग लोगों को कास्ट में कैटेगराइज किया गया, कास्ट को एक ऑफिशियल आइडेंटिटी बना दिया, कम्युनिटीज के अगेंस्ट एक डर पैदा किया गया और एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया। और 1901 के सेंसस के बाद ये कास्ट सिस्टम और ज्यादा सॉलिड हो गया। मतलब जो सिस्टम ऑलरेडी कमजोर था, ब्रिटिशर्स ने उसको अपना एक हथियार बना दिया। अब जैसे तैसे करके भारत ब्रिटिशर्स से आजाद तो हो गया, लेकिन इसके बाद बदला क्या? भारत के संविधान ने हर एक इंसान को इक्वालिटी दी, डिस्क्रिमिनेशन को इलीगल कर दिया गया। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी पर आओगे तो सरकारें ये जानती थी कि अगर उन्हें अपनी सत्ता बनाए रखनी है और लंबे समय तक राज करना है तो ये खत्म नहीं होना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई कास्ट पॉलिटिक्स। जनता के अंदर डर पैदा किया गया कि अगर तुमने हमें चूज नहीं किया तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने हमें चूज नहीं किया तो तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ अपने वोट बैंक बनाने पर फोकस किया। रिजर्वेशन जो कि लाया गया था सभी लोगों को एक समान तौर पर अवसर देने के लिए, उसको भी इस राजनीति का एक हिस्सा बना दिया गया। पॉलिटिशियंस ने कास्ट को यूज किया लोगों को बांटने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। और अगर आज के टाइम पर देखोगे तो देश में कुछ नहीं बदला है, चीजें पहले से ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी हैं। कई नेता तो ऐसे हैं जो कि रिजर्वेशन को और बढ़ाने की बात करते हैं, बजाय इसके कि कैसे ये धीरे धीरे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए। लोगों के अंदर डर को पैदा किया जाता है कि अगर तुम SC ST OBC हो तो जर्नल तुम्हें कुछ नहीं लेने देंगे। और जर्नल को यह कहकर डराया जाता है कि SC ST OBC पूरा का पूरा 100% रिजर्वेशन ले जाएंगे। लेकिन
सच ये है कि किसी भी नेता और पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सत्ता के अलावा किसी की भी नहीं पड़ी है। वो हर एक वो चीज करेंगे जिस वजह से वो सत्ता में बने रहें, चाहे उसके लिए फॉरेन फंडिंग लेनी हो, देश में दंगे भड़काने हो, हिंदू मुसलमान करना हो या फिर जातियों में ही लोगों को लड़वाना हो। पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को चूज करेंगी। लेकिन बात ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज बुरी हैं, बात ये है कि हम लोग ज्यादा ही बेवकूफ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो असल में उन चीजों का फायदा उठा रही हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, जिन चीजों की वजह से लोग डरते हैं, और ये उस डर को कन्वर्ट करती हैं अपने वोट्स में। तो मेरा डायरेक्ट मैसेज है अपनी उम्र के लोगों के लिए, थोड़ी देर के लिए अपनी आइडियोलॉजी को साइड करो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साइड करो और अपने से पिछली जनरेशन को भी साइड करो। वी आर द फ्यूचर और ये हमारा देश है। हम डिसाइड करेंगे कि हमारे देश को जाति धर्म की जरूरत ही नहीं है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ हमें डराती हैं और हमारे डर को ही अपनी ताकत बनाती हैं। कोई भी नेता हो अगर जाति और धर्म की बात कर रहा है तो उससे बड़ा रेड फ्लैग कोई नहीं है। और इतना समझ लो, ना तो वो हमारे लिए अच्छा है ना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। ये अब हमारा काम है हमारे देश के लिए एक अच्छा लीडर चुनना, जो कि जाति धर्म के बेसिस पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर चुना जाए। और अगर वो लीडर हमारे देश के लिए सही नहीं है तो उन लीडर्स को उनकी औकात दिखा देना कि जनता से ऊपर डेमोक्रेसी के अंदर कोई नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वंदे मातरम।